हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केपीज नॉलेज पाथ। इस चैनल पे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के 100 बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एसएससी, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस एंड डिफेंस के एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। अभी हम लोग पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में कवर करा था जिसमें 50 क्वेश्चंस थे, और अब ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आगे के 50 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन। मैंने ये सब एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इन क्वेश्चंस के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा नहीं है? ए फाइनेंस कमीशन, बी नीति आयोग, सी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डी इलेक्शन कमीशन। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है बी नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 आफ्टर रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया आफ्टर रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। इट इज़ नाइदर अ स्टैचुअरी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये ना ही स्टैचुअरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी किसने हेड किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी वीपी मेनन, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर देखते हैं। आंसर इज बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। The Constituent Assembly appointed a total of 13 committees to deal with different tasks of constitution making. Constitution Assembly में टोटल 13 कमिटी को गठन किया गया अलग अलग टास्क करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। आउट ऑफ दिस 8 वर मेजर कमिटीज़, इसमें से 8 मेजर कमिटीज़ था और अदर माइनर कमिटीज़ थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस were included in the list of state language of Indian Constitution? 1967 में किस लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ए बंगाली, बी सिंधी, सी तेलुगु, डी तमिल। आंसर देखते हैं। आंसर इज बी सिंधी। 14 लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ तब 14 लैंग्वेज शुरुआत में उसमें इंक्लूड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से रेसिडुअल पावर्स का आइडिया लिया गया? ए साउथ अफ्रीका, बी कनाडा, सी जापान, डी यूएसए। आंसर इज बी कनाडा। The idea of residual powers in Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of Canada. However, according to the Article 248(2) of Indian Constitution, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in List 2 and List 3. Residual powers का जो आइडिया है वो कनाडा से लिया गया। तब भी आर्टिकल 248(2) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोला गया कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि जो भी आइटम लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नहीं दिया हुआ है उसके ऊपर भी वो लोग कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से किस फीचर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया? ए फंडामेंटल राइट्स, बी 5 ईयर प्लान्स, सी प्रीएम्बल, डी कॉन्करेंट लिस्ट। आंसर इज 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है वो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया। बाकी आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया, प्रीएम्बल यूएसए से लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन? सेंटर स्टेट रिलेशन किस पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ है? ए पार्ट 4 आर्टिकल 227 to 234, बी पार्ट 11 आर्टिकल 245 to 255, सी पार्ट 10 आर्टिकल 234 to 240, डी पार्ट 12 आर्टिकल 265 to 277।
आंसर देखते हैं। आंसर इज बी, पार्ट 11, आर्टिकल 245 to 255। द सेंटर स्टेट रिलेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर एज फॉलोज। 3 पार्ट में सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिवाइड किया गया है। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि 245 से 255 के बीच में आता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो 256 से 263 के बीच में। और तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन, जो कि 268 से 293 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स। इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को। ए 39A, बी 32A, सी 43A, डी 48A। देखते हैं आंसर। आंसर इज ए 39A। आर्टिकल 39A डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। आर्टिकल 39A स्टेट को बोलता है कि आप इंश्योर करिए कि इक्वल जस्टिस हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, और फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए सिटीजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। इनमें से कौन सा आर्टिकल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा में। ए आर्टिकल 325, बी आर्टिकल 321, सी आर्टिकल 330, डी आर्टिकल 335। आंसर इज सी, आर्टिकल 330। Article 330 of the Indian Constitution has the provision of reservation for the scheduled tribes and scheduled caste in Lok Sabha। लोकसभा में SC/ST को रिजर्वेशन आर्टिकल 330 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट के जज को किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ए 217, बी 124(2), सी 224(1), डी 262। देखते हैं आंसर। आंसर इज बी, आर्टिकल 124(2). It states that every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President after consultation with the judges of the Supreme Court and High Court। इसमें दिया हुआ है कि जजेस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से विचार विमर्श करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। किस साल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पहली बार अमेंड किया गया। ए 1951, बी 1954, सी 1961, डी 1960। आंसर इज ए 1951। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 was moved by the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, on 10 May 1951 and enacted by Parliament on 18 June 1951। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया 1951 में बाय जवाहरलाल नेहरू 10 मई को 1951 और इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट में 18 जून 1951 को। चलिए अगला क्वेश्चन। इन द ईयर 1978 विच अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। 1978 में किस अमेंडमेंट ने एलिमिनेट कर दिया राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से। ए 41st, बी 43rd, सी 44th, डी 42nd। देखते हैं आंसर। आंसर इज सी 44th। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इनिशियली प्रेजेंटेड अंडर पार्ट 3rd फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। However, the 44th Amendment Act in 1978 removed the right to property from the list of fundamental rights। पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में था, मतलब पार्ट 3rd में था, उसके बाद उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स से। अब ये एक लीगल एक्ट हो गया है अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया चिल्ड्रन को। ए 84th, बी 85th, सी 86th, डी 87 सॉरी। आंसर देखते हैं। आंसर इज सी 86th। द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 provides the right to free and compulsory elementary education
to all children in the age group of 6 to 14 years. It is fundamental right in part 3 of the Constitution. 86th Constitutional Amendment Act 2002 जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये लाया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विथ 124वां अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो किससे डील करता है? ए ट्रिपल तलाक, बी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, सी जीएसटी, डी इकोनॉमिक रिजर्वेशन। आंसर इज इकोनॉमिक रिजर्वेशन। लोकसभा passed the 124th Constitutional Amendment Bill 2019 to provide 10% reservation in jobs and educational institutions to economically weaker sections in the general category. 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 10% रिजर्वेशन देता है जनरल कैटेगरी को, लेकिन उसमें ये है कि जो 8 लाख से कम के इनकम वाले जो फैमिली हैं उनको ये मिलेगा, उनसे ऊपर वाले को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू whom? अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आंसर देखते हैं। आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपना रेजिग्नेशन वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होंगे? ए पार्लियामेंट चोजन कैंडिडेट, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ मूव टू आंसर। Answer C, Chief Justice of India. The Indian Parliament has enacted the law, the President Discharge of Functions Act 1969, for the discharge of the functions of President when vacancies occur in the office of the President and the Vice President simultaneously, owing to removal, death, resignation of the incumbent. In such a case, the Chief Justice of the Supreme Court of India is available, discharges the function of the President until a new elected one comes. पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया था, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969, जिसमें ये बोला कि अगर इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, तो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, मतलब वो प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे। अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? इनमें से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? ए स्टेट असेंबली, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी ग्राम सभा। आंसर देखते हैं। आंसर इज सी लोकसभा। लोकसभा इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर बिकॉज द मेंबर्स ऑफ दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा को हम लोग पॉपुलर चैम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ के जो मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The power to inquire into and decide all the doubts and disputes arising out of election of president invested in. अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोई भी डाउट होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो किसके द्वारा इंक्वायर किया जाता है? ए द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी द सुप्रीम कोर्ट, डी द इलेक्शन कमीशन। आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर इज सी द सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court inquires all doubts and disputes arising out in connection with the election of the president. जो भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होता है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन विच डेट? पहला लोकसभा का किस डेट पे कमेंस हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1951, डी 13 May 1952। Answer is D 13 May 1952। The first Lok Sabha was constituted on 17 April 1952 after India's first general election। पहला जनरल इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और उसका फर्स्ट सेशन हुआ था 13 May 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In parliamentary proceedings, how many matters per day in the ballot are allowed to be raised during 0 hour? 0 आवर के टाइम में कितने नंबर ऑफ मैटर्स को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर्स को आप अलाउ कर सकते हैं? A 21, B 18, C 19, D 20. Answer is D. In Lok Sabha, only 20 matters can be raised during the 0 hour. In Raj Sabha, the total number of requests is not allowed to exceed 7 on a single day. मतलब लोकसभा में 20 मैटर्स को आप रेज कर सकते हैं 0 आवर के दौरान, और राज्यसभा में मात्र 7 कर सकते हैं. द टोटल टाइम एलोकेटेड फॉर 0 आवर इज 30 मिनट्स, वेयर इन अ मेंबर गेट्स 3 मिनट्स टू रेज द इशू. 0 आवर का टोटल टाइम जो है वो 30 मिनट्स होता है. अब मेंबर को, हर एक मेंबर को 3 मिनट मिलेगा क्वेश्चन को रेज करने के लिए, इशू को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशंस ऑफ द राज्यसभा आर यूजुअली हेल्ड इन अ ईयर? 1994 के बाद हाउ मेनी सेशंस राज्यसभा का एक साल में होता है जनरली? A 4, B 2, C 3, D 6. Answer is C 3. Lok Sabha and the Raj Sabha meet every year to consider legislative measures on the multiple bills introduced and pending approval. There are 3 sessions of the parliament including both the houses: budget session, monsoon session and winter session. जनरली 3 सेशन होता है, पहला बजट, दूसरा मानसून, तीसरा विंटर. विंटर सेशन इसमें सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? A बिजन कुमार मुखर्जी, B हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, C मेहरचंद महाजन, D भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा. आंसर देखते हैं. आंसर इज बी हरिलाल जेकी सुंदास कानिया. जस्टिस सर हरिलाल जेकी सुंदास कानिया 3 नवंबर 1890 को जन्म लिए और 6 नवंबर 1951 को डेथ किए. वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1951. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हु हैज़ टू रिजाइन व्हेन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा? किसे रिजाइन करना पड़ता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो? A लोकसभा स्पीकर, B लीडर ऑफ अपोजिशन, C Council of Ministers, D President. Answer is C Council of Ministers. If an individual minister loses the confidence motion, she must have to resign. But if in case the Prime Minister of India loses the no confidence motion, her entire government must also resign. मतलब अगर एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो सिर्फ वही मिनिस्टर रिजाइन करेगा, पर अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो पूरा इंटायर कैबिनेट और इंटायर गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? किस पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता? A कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, B कमेटी ऑन पेटिशंस, C कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, D कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स. आंसर इज A कमेटी ऑन एस्टिमेट्स. The Estimates Committee is a parliamentary committee in India consisting of 30 members. इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं. हर साल ये इसमें बनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ लोकसभा के लिए होता है, इसमें राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं होते. और ये बजट एस्टिमेट्स को ये एग्जामिन करता है यूनियन गवर्नमेंट के. अगला क्वेश्चन देखते हैं. On any issue pertaining to the disqualification of any member of Lok Sabha under the 10th schedule, the final decision is taken by whom? 10th शेड्यूल के अंदर अगर किसी एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन होता है लोकसभा में तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? ए स्पीकर लोकसभा, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आंसर देखते हैं. आंसर इज ए स्पीकर लोकसभा. If any question arises as to whether a member of a house in parliament has to become subject to disqualification under the 10th schedule, the question shall be referred for the decision of the chairman, or as the case may be, the speaker of the house and his decision shall be final. मतलब 10th शेड्यूल के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो सिर्फ स्पीकर लेगा, जो कि लोकसभा का होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो राज्यसभा के लिए करेक्ट नहीं है? पहला, इट हैज़ द पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द यूनियन. बी, इट कैन अमेंड अ मनी बिल. सी, 12 ऑफ इट्स मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. डी, इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. देखते हैं आंसर क्या है.
आंसर इज डी, it can amend a money bill. A money bill may only be introduced in Lok Sabha on the recommendation of the President. It must be passed in Lok Sabha by a simple majority of all members present and voting. Following this, it may be sent to the Rajya Sabha for its recommendations, which Lok Sabha may reject if it chooses to. If such recommendations are not given within 14 days, it will be deemed to be passed by the Parliament. मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, और इसे लोकसभा में ही पास किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से। तब भी ये राज्यसभा को भेजा जाता है कि आप ये बिल देखिए और पढ़िए, और वो लोग राज्यसभा के पास उसे रिजेक्ट करने का पावर नहीं होता है, पर अगर 14 दिन में वो कुछ जवाब नहीं देता है तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है लोकसभा से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977? भारत में जब इमरजेंसी लगा 1975 से 1977 तक, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? ए आर वेंकटरमन, बी वारागिरी वेंकटगिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी ज्ञानी जैल सिंह। आंसर देखते हैं। आंसर इज सी फखरुद्दीन अली अहमद। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975 to 1977. The emergency was imposed based on the rationale that there were imminent internal and external threats to the Indian state. फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे 1975 to 1977 ड्यूरिंग इमरजेंसी, और ये इमरजेंसी लगाया गया था कि भारत देश को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इसी कारण इसे लगाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम पावर्स एंड फंक्शन एज हुम? जो भारत का प्रेसिडेंट है उसका सेम पावर है किस प्रेसिडेंट या किस पोस्ट ऑफ अदर कंट्री? ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, सी प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, डी क्वीन ऑफ ब्रिटेन। आंसर इज डी क्वीन ऑफ ब्रिटेन। द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम इज अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द इंडियन प्रेसिडेंट इज देयरफॉर a constitutional head similar to the king or queen of Britain, and that is why all the executive powers are constitutionally vested in him. इंडियन प्रेसिडेंट का पावर जो है वो क्वीन ऑफ ब्रिटेन से सिमिलर है, और दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्शंस टू पंचायत इन अ स्टेट आर कंडक्टेड बाय विच एजेंसी? पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो किस एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सी स्टेट इलेक्शन कमीशन, डी ग्राम सभा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। अकॉर्डिंग टू पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शन इन स्टेट आफ्टर 5 years। हमारे पार्ट 9 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायत का इलेक्शन कराएगा हर 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर? पंचायती राज स्ट्रक्चर में कितने टायर्स हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। देखते हैं आंसर। आंसर इज ए 3। In India, the Panchayati Raj now functions as a system of governance in which Gram Panchayats are the basic units of local administration. पंचायती राज जो है एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसमें ग्राम पंचायत जो होता है वो सबसे बेसिक होता है, और द सिस्टम हैज़ 3 levels, 3 लेवल का है सिस्टम में। पहला ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे है, दूसरा मंडल परिषद जिसको ब्लॉक समिति बोलते हैं या पंचायत समिति बोलते हैं जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है, और ज़िला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। चलिए आगे चलते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू व्हाट? इनमें से किस मैटर पे यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है? ए पब्लिक हेल्थ, बी पुलिस, सी रेलवेज, डी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आंसर इज सी रेलवेज। पब्लिक हेल्थ, पुलिस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में है, और रेलवेज जो है वो यूनियन लिस्ट में है। 3 लिस्ट में बांटा रहता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जिस यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट बनाती है लॉ, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाता है। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में अगर क्लैश हो गया तो यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट? इनमें से किस स्टेट में राज्यसभा के सीट सबसे ज़्यादा हैं? ए वेस्ट बंगाल, बी महाराष्ट्र,
सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। देखते हैं आंसर। आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट्स है, दैट इज 31। इन विच ईयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया? कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में कब फॉर्म किया गया था? ए 1925, बी 1922, सी 1927, डी 1930। देखते हैं क्या है। आंसर इज ए 1925। As per the CPI's official history, the party was founded in late 1925 in कानपुर। CPI के अनुसार कानपुर में इनका गठन किया गया था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which amendment limited the size of the Council of Ministers to 15% of the total size of the House? टोटल साइज ऑफ द हाउस के 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ हो सकता है। ये किस अमेंडमेंट में आया था? ए 74, बी 86, C 91, D 61st। Answer is C 91st। The 91st Amendment Act 2003 of the Indian Constitution states that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People, that is Lok Sabha। 91st Amendment Act 2003 बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्टिकल 21A जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? आर्टिकल 21A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ए इज 93rd, बी 85th, सी 73rd, डी 86th। आंसर इज 86th। The 86th Amendment Act 2002 inserted the Article 21A in Constitution of India that states free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right। 86th Constitutional Amendment 2002 के तहत आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, जिसमें बोला गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा 6 to 14 ईयर्स ऑफ बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। India is called a secular country because citizens have the fundamental right to। इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा जाता है क्योंकि सिटीजन के पास एक राइट है। वो क्या है? ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, सी लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, डी फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। देखते हैं आंसर। आंसर इज डी फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। एज पर आर्टिकल 25 सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट to freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion। आर्टिकल 25 के तहत सिटीजन्स के पास ये फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसलिए इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मालीमठ कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ। मालीमठ कमेटी जो है वो किससे डील करता है? ए जुडिशियल डिलेज, बी टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म्स, सी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, D stock market reforms। Answer is C criminal justice system reforms। The Malimat committee submitted its report in 2003 which made recommendation on crime investigation and punishment। Malimat committee जो है 2003 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया ऑन क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट। की रिकमेंडेशन जो कमेटी का था वो ये था stringent punishment for false registration of cases, strong scrutiny of the proof submitted in criminal cases and considering the confessions made before a superintendent level officer as evidence in a court of law। Next question। Which panel set by the government of India suggested total decontrol of sugar industry? किस पैनल ने टोटल डीकंट्रोल ऑफ शुगर इंडस्ट्री के लिए सजेशन दिया था? ए राम सेवक पैनल, बी रंगाराजन पैनल, सी राधेश्याम पैनल, डी श्री कृष्णा पैनल। Answer is B Rangarajan panel। The government of India set up Rangarajan panel for total decontrol of sugar industry in नवंबर 2012। नवंबर 2012 में रंगाराजन पैनल ने ये बोला कि टोटल डीकंट्रोल होना चाहिए शुगर इंडस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which guidelines laid down by the Supreme Court for specific requirements and procedures which the police have to follow to arrest, detain and interrogate any person। पुलिस को क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए और किस प्रोसीजर से अरेस्ट करना चाहिए, डिटेन करना चाहिए, इंट्रोगेट करना चाहिए, ये किस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ए के सी रोबर्टो गाइडलाइंस, बी डी के बासु गाइडलाइंस, सी
सी मेनका गाइडलाइंस, डी विशाखा गाइडलाइंस। आंसर देखते हैं। आंसर इज बी डीके बासु गाइडलाइंस। डीके बासु गाइडलाइंस आर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स and procedures laid down by the Supreme Court of India for the police and other agencies to follow during the arrest, detention and interrogation of any person. डीके बासु गाइडलाइंस बताता ये है कि पुलिस को या अदर एजेंसीज को किस तरह का रवैया फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट एवर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट whom द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? इम्पीचमेंट किस सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा के खिलाफ पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? ए जस्टिस वीरास्वामी, बी जस्टिस रामास्वामी, सी जस्टिस महाजन, डी जस्टिस सुब्बाराव। आंसर इज बी जस्टिस रामास्वामी। वी रामास्वामी was the first ever judge of the Supreme Court of India against whom removal proceedings were initiated in the independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला जज वी रामास्वामी थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अदर जजेस भी हैं जिनके खिलाफ हुआ था, जो सौमित्रा सेन है जो कलकत्ता हाई कोर्ट की हैं, और चीफ जस्टिस दिनाकरन ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस? हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट दो बार कौन बने? ए भैरव सिंह शेखावत, बी मोहम्मद हिदायतुल्ला, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी के आर नारायण। आंसर है सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो दो बार सेलेक्ट हुए इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और दो टर्म वो लगातार किए 1952 से 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबसे लंबे समय के लिए प्रेसिडेंट कौन रहे हैं हमारे देश के? ए नीलम संजीवा रेड्डी, बी शंकर दयाल शर्मा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी आर वेंकटरमन। आंसर इज सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम बिहार was the first president of independent India and also the longest serving president as the only president to serve 2 or more terms in office. राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से आते थे, वो पहले प्रेसिडेंट भी थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने के भी प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The Supreme Court has declared access to the internet a fundamental right under which article? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेस टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट करार दिया किस आर्टिकल के तहत? ए 17, बी 21, सी 14, डी 19। Answer is D 19. In a significant ruling, the Supreme Court said that access to the internet is a fundamental right under Article 19 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने जब कश्मीर में इंटरनेट चालू नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट है और इसे आप छीन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द नेशनल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंट्री? इस देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लागू हो चुका है? आंसर ऑप्शन इज ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। आंसर देखते हैं। आंसर इज ए 3। द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी comes under Article 352 of the Indian Constitution. Such an emergency was declared in India during 1962 war, China war, जो 1962 war हुआ था इंडिया चाइना का हुआ था, 1971 पाकिस्तान के साथ हुआ था और 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी। 3 बार लगा है, 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम और 1975 में जब इंदिरा गांधी बोली कि देश में इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो रहा है और उसके कारण हमें लगाना पड़ रहा है। Next question. Which amendment made it mandatory for the president to give his assent to the constitutional amendment bill? किस अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वो एसेंट करेगा ही? ए 24th, बी 58th, सी 44th, डी 28th। आंसर इज ए 24th। The 24th Amendment Act of the Constitution of India enables the Parliament to amend any provision of the Constitution. 24th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रोविज़न को चेंज कर सकता है। इट ऑल्सो मेक्स ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू देम। ये ऑब्लिगेटरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपके पास आएगा तो आपको एसेंट करना है उस बिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 को किसने ड्राफ्ट किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी गोपाल स्वामी अयंगर, डी रघुवर दास। आंसर इज सी गोपाल स्वामी अयंगर। आर्टिकल 370 of the Constitution which gave special status to Jammu and Kashmir was drafted by गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 6th शेड्यूल में कौन सा इनमें से कौन सा स्टेट एडेड है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर इज सी मिजोरम। द 6th शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 244 के तहत 4 स्टेट को यह दर्जा मिला हुआ है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि 6th शेड्यूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा? ए 326, बी 330, सी 342, डी 331। आंसर इज डी 331। आर्टिकल 331 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन community in Lok Sabha. It says that President may appoint 2 members from the Anglo-Indian committee to the Lok Sabha. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को लोकसभा में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आर्टिकल 331 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्रीकल्चर जो है वो किस लिस्ट में दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के? ए रेसिडुअल पावर्स, बी यूनियन लिस्ट, सी स्टेट लिस्ट, डी कॉन्करेंट लिस्ट। देखते हैं आंसर। आंसर इज सी स्टेट लिस्ट। Agriculture is a state subject, that is, it forms a part of the state list, which essentially means that states are solely responsible for addressing all the issues related to agriculture. Agriculture एक state subject है और state government ये responsible है कि agriculture में जो भी issues होगा उसको state government solve करेगी। Next question, the first hour of every parliamentary meeting is for। पहला आवर जो होता है पार्लियामेंट्री मीटिंग का वो किस लिए होता है? ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बी डिस्कशन ऑन मनी बिल, सी क्वेश्चन आवर, डी 0 आवर। आंसर इज सी क्वेश्चन आवर। द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग session of Lok Sabha is named as question hour, which is devoted to questions that the members of parliament raise about any aspect of administrative activity। जो फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट्री मीटिंग का उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिस टाइम अपना इश्यूज जो है वो रेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन इन इंडिया इज। इंडिया में जो एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं वो किस तरह का राइट होता है? ए फंडामेंटल राइट्स, बी लीगल राइट्स, सी नेचुरल राइट, डी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आंसर देखते हैं। आंसर इज ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19(1)(c of the Constitution of India guarantees to all its citizens that right to form association, unions और cooperative societies। फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल 19 है, उसमें फर्स्ट पार्ट के सी पार्ट में दिया हुआ है कि आप जो है एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म कर सकते हैं।